बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद मुदस्सर यूट्यूब चैनल पे एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जितनी भी वीडियोस होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मैं जो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचे। और कंक्लूजन जब होती है मौजू को, जब मैं बंद कर रहा होता हूं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो तब की जाती हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखा करें। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जब हम किसी रियल स्टेट एजेंट या रियल स्टेट कंपनी के पास जाते हैं तो हमें कौन कौन से सवालात उनसे करने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे जो ज़िंदगी में कभी उका दुका प्लाट खरीदते हैं तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें बाद में सामने आती हैं कि ये बातें हमें पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि जो चीज़ें फिर आपस में तय हो चुकी होती हैं फिर उससे फिर हटा नहीं जा सकता। तो कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो अगर हमें पहले ही पता होगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे इल्म में होनी चाहिए, हमने उनसे कौन कौन सी बातें पूछनी हैं, तो हम फिर इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मामला नहीं होता कि हमें लिटिगेशन में जाना पड़े या किसी बात पे बाद में पछताना पड़े कि ये हम पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो जिस तरह रियल एस्टेट एजेंट का किसी हद तक हक बनता है कि वो मेहनत करता है, उस मेहनत की वो उजरत हमसे लेता है, बायर से भी लेता है और सेलर से भी लेता है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उससे भी लेता है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उससे भी लेता है। तो उसी तरह से वो चीज़ें भी हैं जिन पे एक ख़रीदार का हक बनता है कि वो चीज़ें उसके लिए जाननी किस हद तक ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लाट लेना है, आपने प्लाट देख लिया, उसकी लोकेशन भी पसंद कर ली। अगर वो प्लाट किसी बड़ी सोसाइटी में है तो हमें रियल स्टेट एजेंट से बात करने से पहले थोड़ा वर्कआउट हमें खुद भी कर लेना चाहिए और उसका दाएं बाएं से उस एरिया का जो रेट चल रहा है वहाँ पे उसकी थोड़ी सी आइडिया ले लेना चाहिए। अब तो बड़ी खुली फील्ड है, ये बहुत सारी चीज़ें OLX पे पड़ी हुई हैं, नेट पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से भी उस एरिया का रेट लिख सकते हो। कोई अच्छी सोसाइटी है तो आप उसके बारे में ईजीली उसका रेट मालूम कर सकते हैं कि उस एरिया का रेट क्या चल रहा है। वो एक आप वो आइडिया ले सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं, मगर वो फाइनल नहीं होती। वो इसी तरह से है, मतलब आप समझ लें कि आप जिस तरह से OLX पे आपको एक गाड़ी देख रहे हैं, आप ख़रीदना चाह रहे हैं, वहाँ पे कीमत भी लिखी हुई होती है, तो वो कीमत मतलब वो फाइनल नहीं होती। तो आप वो प्रॉपर्टी आप मतलब वो गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो आपने OLX पे गाड़ी देखी है और साथ में उसकी कीमत देखी है, तो डेफिनेटली आप फिर उसको फिजिकली भी देखेंगे। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसको जब आप जाकर फिजिकली देखेंगे तो आप उसको घूम फिर के उसको स्टार्ट करके आप इस तरह से तो देख सकते हैं, लेकिन आपको गाड़ी खरीदने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत ज़रूर होगी जो उसकी बॉडी वाइज उसको देखेगा, जो उसको मैकेनिकली देखेगा, उसको टेक्निकली देखेगा कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। वो आपको बताएगा इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, बॉडी वाइज ये गाड़ी कैसी है और इसकी जो मैकेनिकली कैसी है। तो इसी तरह से यही काम जो है प्रॉपर्टी में वो रियल एस्टेट एजेंट करता है। तो इसलिए उसका भी होना ज़रूरी है ताकि वो आपको उस प्रॉपर्टी की खूबियाँ भी बताए, हामियाँ भी बताए, उसके प्लस भी बताए और माइनस भी बताए। क्योंकि उसने जो कमीशन लेनी है वो दोनों साइड से लेनी है, तो उसका उसका ये हक बनता है या उसको चाहिए कि वो इन चीज़ों को क्लियर करे, जो भी बहाम है वो आपके साथ क्लियर करे। तो आम तौर पर जो अच्छी सोसाइटीज़ में प्लाट होते हैं वो 5 मरले का, 8 मरले का, 10 मरले का, 30 लाख से 50 लाख 60 लाख के दरमियान होते हैं। तो ये कीमत का जो तयन है ये आपने खुद मौका भी देखना है और उसका आइडिया भी लेना है किसी से कि ये यहाँ पे कीमत क्या होनी चाहिए। जब आपको ये सारी बातें मालूम होंगी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, तो आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी होगी। तो जब भी आप एक रियल एस्टेट एजेंट से बात कर रहे हो तो आपने बोलना कम है, उसको सुनना ज़्यादा है। जब आप कम बोलेंगे उसको ज़्यादा सुनेंगे तो उसकी बातों में से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि जो आपके जहन में सवालात पैदा होंगे कि इसने ये बात की थी तो इसका इसका क्या होना चाहिए। वो बातें अपने पास नोट रखें। वो बातें जब भी आप एग्रीमेंट के टाइम पे बैठेंगे, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेंगे, तो वो वाली बातें आप उससे क्लियर करके उनको फिर शामिल करके आपने आगे का डिसीजन लेंगे। तो जो पूछने वाली जो सबसे पहली बात है वो ये है कि क्या आप जो प्लाट खरीद रहे हैं उसका मौका क्लियर है। मौका क्लियर होने से मुराद ये है कि ऑन ग्राउंड आप जो प्लाट खरीद रहे हैं, ऑन ग्राउंड वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। ऑन ग्राउंड आपने पहले नक्शा देख लिया। डेफिनेटली जब आपकी बात होगी सबसे पहले आपके सामने वो नक्शा ही एक आएगा, मैप।
तो आपने ये देखना है कि ये नक्शा मुतलका इंतज़ामिया से अप्रूव्ड है कि नहीं। जो किसी तहसील में होगा तो वहाँ से TMA से होगा, लाहौर में LD है, इस्लामाबाद में भी है, फैसलाबाद में जो है वो FD है। इस तरह इंतज़ामिया जो मुतलका इंतज़ामिया होगी उससे देखना है कि ये सोसाइटी जो है ये अप्रूव्ड है कि नहीं। क्योंकि अगर सोसाइटी अप्रूव्ड नहीं है तो फिर उसमें ना आपको सहूलत कोई नहीं मिलेगी, आपको ना गैस मिलेगी, ना बिजली मिलेगी, ना पानी मिलेगा। क्योंकि ये एक बाकायदा कानून है कि सोसाइटी का कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, उसमें सारी सहूलतें होनी चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए, कब्रस्तान होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। ये सारी बुनियादी सहूलतें उसके अंदर मौजूद होंगी। जो बिल्डर है जो उसको प्लान कर रहा है वो सारी सहूलतें अंदर देगा। तो गवर्नमेंट सिर्फ बाहर से उन चीज़ों को स्विच कर रही है। मतलब अगर उसने पानी देना है, गैस देनी है, बिजली देनी है, तो वो सिर्फ बाहर से स्विच करेंगे। अंदर सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी तो बाहर से स्विच करने को फ़ायदा होगा, फिर अंदर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो सबसे पहले बात यहाँ पे पहुँची थी कि मौका क्लियर है प्लाट का कि नहीं, कि आपने उसको देखना है कि इसका मौका वहाँ पे क्या एक्टिविटी क्या हो रही है। वहाँ पे मतलब कोई बिल्डिंग बनी हुई है जिसको वो कह रहा है कि इसको डिमोलिश करके यहाँ पे प्लाटिंग कर देंगे, यहाँ वो कल्टीवेटेड लैंड है, कोई ज़राई रकबा है, कि यहाँ फिर वो किसी गांव की कोई आबादी वगैरह है जहाँ पे ये प्लान हो रहा है कि ये सारा जो है यहाँ पे प्लाटिंग हो जाएगी, या फिर वो एज इट इज़ है जिस तरह से नक्शे में मेंशन था उसी तरह से मौके पे है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि ये ना हो कि आप बयाना वगैरह करके बाद में परेशानी में पड़े रहें और आपको पोजेशन ही ना मिले। तो इसलिए मौका ज़रूर क्लियर करना है कि इस प्लाट का मौका क्लियर है कि नहीं है। और जो मेरे भाई ओवरसीज़ बैठे हुए हैं उनके लिए ये है कि आजकल नेट पे सारी सहूलतें मैसर हैं। आप गूगल अर्थ करें, वहाँ पे जाके देखें। अगर तो आपको कुछ किसी सोसाइटी में आप प्लाट ले रहे हैं, ये थोड़ा सा वहाँ पे वो लेट आते हैं इमेजेस, आपको भी पता है, लेकिन आपको ये थोड़ी सा आपको ज़रूर वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी कि यहाँ पे कोई सोसाइटी डेवलप हो रही है, कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, या आपने किसी काबिल एतबार बंदे को बेच के तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। ऑफ ग्राउंड तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको नक्शा भी मिलेगा, आपको प्लाट के साइज भी मिलेगा, आपको कॉर्नर है, नॉन कॉर्नर है, कौन सा नंबर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ना उसकी तस्दीक करना ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी परखा जाए कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। अच्छा, आपने जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ पूछनी है वो ये पूछनी है कि ऑन ग्राउंड पोजेशन मौजूद है कि नहीं है। ऑन ग्राउंड पोजेशन मौजूद होने का मतलब ये है कि जो बिल्डर है या जो सोसाइटी का ऑनर है या जो उसको डेवलप कर रहा है उसकी अपनी ऑन पोजेशन मौके पे हैसियत क्या है, मतलब उसका अपना पोजेशन भी वहाँ पे है कि नहीं है। बात उसी तरह से आ जाती है कि आपका प्लाट का मौका क्लियर है, उसके बाद आपने देखना है कि ऑनर की हैसियत क्या है, उसकी सारी सोसाइटी उसके पोजेशन में है। बाद बात ऐसा होता है एक बंदा उसने 10 एकड़ रकबा उसके पास है, उसने क्या किया है, उसने प्लान किया होगा कि फ्यूचर में ये साथ जो 10-15 एकड़ रकबा है ये भी मैंने खरीदना है, और वो नक्शा ऐसा बनाता है कि वो नक्शा 25-30 एकड़ का बना के और कहता है जी अभी जो सेल परचेज हो रही है वो इस एरिया में हो रही है, नेक्स्ट फेज में हम ये भी बना रहे हैं और यहाँ पे होगी। तो ऐसा जो है ना ये आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जितना वो आपको दिखा रहा है क्या उतनी डेवलप है। ये ना हो कि आप जो है ना आप अपनी तरफ से एक सोसाइटी में प्लाट खरीद रहे हैं तो नक्शे में वो बिल्कुल मिडल में है, सेंटर में है, दरमियान में है, लेकिन जब 2-4-5 महीने गुजरे हैं और आपके साथ ही प्लाट के आगे वहाँ पे दीवार हो गई कि नहीं अभी तो सोसाइटी यहाँ तक की थी, हमारी यहाँ तक अप्रूव्ड हुई है या यहाँ तक था, आगे हमारी बात नहीं बनी, तो इस तरह से वो आपको फिर बाद में मेंटली डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। तो आपने इसलिए ना इसका ये भी क्लियर कर लेना है कि मौका पर इसका पोजेशन क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आपने कल को पेमेंट करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे पोजेशन क्लियर का मतलब ये भी है कि आप उसको कहते हैं कि जनाब मैं जो ये प्लाट जो खरीद रहा हूँ मैं आपको आज इसकी फुल पेमेंट कर देता हूँ, तो कल मैं इस पर कब्जा करके अपना मकान वगैरह बना सकता हूँ। मुझे जितनी भी सहूलियत यहाँ पे मैसर होंगी, जितनी आप कह रहे हैं, जितनी आपने लिखी हैं या जितनी हमारे मुआहदे में तय हो रही हैं, बेसिक तो वही हैं, गैस बिजली पानी ये वाली सहूलतें, रोड्स वगैरह कारपेट हैं ये कैसे हैं, मस्जिद, ये वो सारी चीज़ें ये मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये पूछने वाले सवाल हैं। अच्छा, इसके बाद अब तक की प्रोग्रेस ये है कि हमने रफली रेट भी चेक कर लिए होंगे, चाहे बदरिया नेट चेक करें या दोस्त किसी के ज़रिए से चेक करें या अपने किसी जानने वाले के या खुद उसमें थोड़ी सी एफर्ट लगा के उसको चेक करें।
हमने नक्शा भी देख लिया होगा, साइट भी विजिट कर ली होगी, और पोजेशन का भी हमें पता चल चुका होगा। ये सारी चीज़ें हमने पूछ ली। इसके बाद जो पूछने वाली चीज़ करने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि हम जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी वो क्या होंगी। हाँ, उससे पहले मैं एक बात आपको ज़रूर बताता चलूँ कि आपने कभी भी पेमेंट जो है ना, वो मिडल मैन जो होगा, जो रियल स्टेट एजेंट होगा या रियल स्टेट कंपनी होगी, उसको नहीं देनी। उसकी हद तक हम जो है ना वो टोकन तो कर सकते हैं। वो टोकन हमारा 1 लाख का, 2 लाख का या 3-5 लाख का तक हो सकता है। इससे ज़्यादा की पेमेंट आपने उसको नहीं करनी। और वो भी वो पेमेंट लेगा तो वो अपने पैड पे या स्टाम्प पेपर पे वसूली करेगा कि मैं इसको इस प्लाट की मद में ये टोकन वसूल कर रहा हूँ। और टोकन की भी आगे जो है ना वो दो तरह की तशरीह है टोकन की। जो आम हमारे मुआशरे में चीज़ें चल रही हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। टोकन भी दो तरह के होते हैं। एक आर्जी टोकन होता है। आर्जी टोकन में ये होता है कि आपने टोकन बंदे को दे दिया। अमूमन हमारे यहाँ जो जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं जो अच्छा काम करने वाले हैं, वो स्टार्ट में जो पहला टोकन पकड़ते हैं वो आर्जी टोकन होता है। आर्जी टोकन में क्या होता है कि उसने आर्जी टोकन लिया आपकी तरफ से और वो ऑनर के पास चला गया। उसको जाकर उसने कहा जी ये आप प्लाट बेच रहे हैं, ये बंदा प्लाट लेने वाला है, ये टोकन है, इतने में सौदा हो रहा है, या वो आपको आमने सामने बिठा के करवाएं। आर्जी टोकन का ये होता है कि अगर आपका सौदा हो भी जाए और टोकन आर्जी है तो बाद में आपका दिल चाहे कि नहीं जी मुझे ये डील पसंद नहीं आई, मेरा टोकन वापस करना है, तो आपको टोकन वापस हो जाएगा। दूसरी तरफ तो अदर पार्टी है, जो अदर पार्टी है अगर उसको डील पसंद नहीं आई और टोकन आर्जी है, वो आपको कहेगा ये जी आप अपना टोकन वापस ले लें, तो हमारी डील कैंसिल हो गई, मुझे ये डील पसंद नहीं है। इसको आर्जी टोकन कहते हैं। इसके बाद कन्फर्म टोकन होता है। कन्फर्म टोकन ये होता है कि आपने पेमेंट कर दी, आपने टोकन दे दिया, उसके बाद अगर आपको समझ आती है, आप देखते हैं कि मुझे ये डील पसंद नहीं आई, तो आपको वो टोकन वापस नहीं मिलेगा, वो नाकाबिले वापसी होगा। और अगर अदर पार्टी जो बेचने वाला है, जो सेलर है, उसको वो डील पसंद नहीं आती और उसने टोकन कन्फर्म टोकन वसूल कर लिया हुआ है, तो फिर वो डबल टोकन वापस करेगा अगर वो डील कैंसिल करेगा। तो आप उनको टोकन की हद तक दे सकते हैं। आपने फुली पेमेंट जो है ना वो उनको नहीं करनी, वो आपने जो बयाना देना है वो आप ऑनर को ही देंगे। तो इसमें यह है कि वैसे भी कानूनी तौर पे भी कानून आपको इसमें कोई भी ना फेवर नहीं देता कि आपने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट दी हुई है तो आप अगर सू करेंगे, आपको कोर्ट में जाना पड़ गया, तो आप फिर सू उसे थर्ड पार्टी पे ही करेंगे। ऑनर को आपने कोर्ट में बुला सकते, क्योंकि उसका कोई लेन देन ही नहीं है, उसके कहीं पे साइन ही नहीं है, उसकी कहीं पे एंट्री भी नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तीसरे बंदे को पैसे दिए हैं, तो फिर उसको आप कैसे पार्टी बना सकते हैं। कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो इस तरह से ये चीज़ भी हो गई। और टोकन के बाद हम आ जाते हैं कि जो बयाना होता है, अमूमन 1/3 बयाना होता है और कहीं कहीं पे 1/4 भी होता है, यानी कि या तीसरा हिस्सा बयाना होता है या चौथा हिस्सा बयाना होता है। अब तीसरे हिस्सा बयाना पर या चौथा हिस्सा बयाना पर आपने वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेनी है। उस पर आपने टाइम का भी देख लेना है। बयाने का जो स्टाम है उस पे आने से पहले आपने प्रीवियस सारी आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कोई अबहाम ना रह जाए, कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिस पे आपको बाद में पछताना पड़े। आप उनके साथ जो टाइम की जो डिसाइड करना है आपने कि ये 30 दिन के लिए बयाना दे रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्री करवा लेंगे, या 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने का टाइम होता है, कहीं कहीं सौदा बढ़ा हो तो 8 महीने का टाइम होता है। तो ये चीज़ें सारी तय करने के बाद हम बयाने पे आएंगे। बयाना 1/3 होगा या 1/4 होगा, अमूमन 1/3 ही होता है और ज़्यादा सूटेबल 1/3 ही होता है। 1/3 बयाना करने से पहले हम स्टाम्प निकलवाएंगे। स्टाम्प जो आपने निकलवाने वो 200, 400, 500 रुपये एक वाले स्टाम्प पे आपने बयाना नहीं करना। उसकी वजह यह है कि उसकी अहमियत कोई नहीं। आपने बयाना करना है 1200 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर, और 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर और साथ में जितनी रकम होगी 1 लाख का 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा। ठीक है, वो अगर 50 लाख है तो वो 5000 रुपये बनते हैं, वो 1200 प्लस इस तरह से आपने वो वाला स्टाम्प लेना है, या 1200 वाला स्टाम्प लेना है, या 2500 वाला रुपये वाला स्टाम्प होता है आपने वो लेना है। तो ये जो स्टाम्प पेपर होगा, इस स्टाम्प पेपर के साथ बेचने वाले के और ख़रीदने वाले के दोनों के आईडी कार्ड्स होंगे। ये बैंक ऑफ पंजाब से ये स्टाम्प हासिल किए जाते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और ये सारी
लिखी पड़ी होती हैं कि कौन लेने वाला है कौन देने वाला है, ठीक है। तो आपने कभी भी पैसे बचाने के लिए आपने 200, 400, 500, 1000, 2000 बचाने के लिए आपने दूसरा स्टाम्प नहीं करना, आपने वो स्टाम्प लेना है जो ऑथेंटिक है, जिसकी कानून इजाज़त देता है। तो वो स्टाम्प लेके आपने फिर वो किसी अपने लीगल एडवाइज़र से लिखवाना है, वो किसी बहुत अच्छे वकील से लिखवाना है जो कि सारी बातों को कवर कर जाए, जिनका आपको नहीं पता। छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में परेशानी का बायस बनती हैं। तो अगर आप किसी लीगल एडवाइज़र के पास जाएंगे जो इन चीज़ों को समझता है, जो इन केसेस को समझता है, जो बयाना लिखने का या कोई भी दस्तावेज लिखने का माहिर आदमी है, आपने उसके पास जाना है, किसी अच्छे वकील के पास जाना है जो सारी चीज़ों को कवर करके आपका बयाना आपको लिख के दे दे, ताकि बाद में कोई ऐसा मसला पेश ना आए कि आपको बाद में लिटिगेशन या कोर्ट में जाना पड़े। तो मेरी तरफ से तो ये बायर को भी और सेलर को भी, दोनों को हिदायत है कि आप 1200 रुपये वाला या 2500 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है जो बैंक ऑफ पंजाब से मिलता है, आपने उसी पे ही अपना बयाना तहरीर करवाना है। अब बयाना तहरीर होने के बाद ट्रांसफ़र का टाइम जो है ना वो डिफाइन हो गया होगा आपका। ट्रांसफ़र का टाइम आपने जो पहले तय कर लिया है उसका, और ट्रांसफ़र का जो डीड का जो टाइम आपने तय करना है, रजिस्ट्री का या ट्रांसफ़र डीड का, कहीं पे ये फाइल सिस्टम है, कहीं पर रजिस्ट्री होती है, वो जो टाइम आपने तय करना है वो दोनों बायर भी और सेलर भी ये बाहमी मुशावरत से वो वाला टाइम डिसाइड करेंगे जिस पर वो पूरा उतर सके। मतलब ये ना हो कि वो दिन आ गया और बेचने वाला नहीं आ सका और खरीदने वाला नहीं आ सका। तो इस तरह से ये वाला डे की जो है, डेट की जो है, ये भी आपने बाहमी मुशावरत से वो तय करना है कि जिसमें आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। अब आ जाएंगी ट्रांसफ़र का टाइम भी आ गया है और आपने पेमेंट कैसे करनी है। कोशिश करनी है कि आपने पेमेंट जो करनी है वो पे ऑर्डर के ज़रिए करनी है। जो बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ताकि उसका कोई अथेंटिक सबूत होगा मैं इतनी पेमेंट इस बंदे को कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि वो पेमेंट पे ऑर्डर पे हो। अगर पे ऑर्डर पे नहीं हो सकती तो आपने बजरिया चेक उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ताकि कल ना उस प्रॉपर्टी में कोई मसला निकले, कोई भी इशू हो, तो ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो ऑन द रिकॉर्ड हो, ऑफ द रिकॉर्ड ना हो। अब आ जाए जी, आपकी रजिस्ट्री भी हो गई, सारा कुछ हो गया, सारी चीज़ें आपकी तय हो गई, सारा मामला आपका ओके हो गया। अब आ जाए जी, जो रियल एस्टेट एजेंट है उसका हक कितना बनता है। तो पाकिस्तान में जो मरवजा रवाज के मुताबिक जो चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, वो 1% से 2% तक उसकी मतलब कमीशन बनती है। जितनी भी कुल मालियत होगी उसका 1% या 2%। और अगर सौदा बहुत बड़ा है तो बाज़ जगह पे ये आधे % पे भी कमीशन पे काम करते हैं। वो इस तरह से होता है कि लेने वाला भी 1% देगा और बेचने वाला भी 1% देगा। ये जो है ना, ये रवाज जो है, यहाँ ये कह लें कि ये तयशुदा चीज़ें हैं, मतलब इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, वो अपनी खुशी से सारा करते हैं। लेकिन वो उनके सर्विसेज चार्जेस जो होते हैं वो इतने हैं कि वो 1% से 2% तक। अमूमन बड़ी सोसाइटीज़ में ये 1% पे हो रहा है, छोटे गांव देहात में, ये छोटे टाउन जो है, छोटे सिटी में है, वहाँ पे 2% पे भी होता है। अमूमन ये 1% पे होता है और ये 0.5% पर भी हो जाता है। और सबसे आखिरी बात, जब भी कोई भी मुआहदा लिखवाएं, कोई भी तहरीर करवाएं, कोई भी दस्तावेज लिखवाएं, किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र से लिखवाएं, किसी अच्छे वकील से लिखवाएं, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके इल्म में नहीं है वो उन सब चीज़ों को अपने उस दस्तावेज़ में कवर कर ले। और आप ये बयाना जो है, बयाना के बारे में बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्री जब होती है वो तो रजिस्टर्ड ही होती है, वो तो सब रजिस्ट्रार के पास जाके बयान होंगे, आपकी फ़ोटो बनाई जाएंगी, थंब साइन सारा कुछ होगा। लेकिन जो बयाना होता है वो भी रजिस्टर्ड हो सकता है, उसकी भी तरीकाकार वही है जो रजिस्ट्री के टाइम पे होता है। वो भी सब रजिस्ट्रार के सामने जाके बयान होते हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं, साइन थंब सारा कुछ होता है। तो सबसे अथेंटिक यही है कि आप रजिस्टर्ड करवा लें, अपना बयाना रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपने अपना बयाना रजिस्टर्ड नहीं करवाना तो कम अज़ कम आप अपना स्टाम्प पेपर जो है वो 1200 रुपये वाला या 2500 रुपये वाला लगवाएं, जो दी बैंक ऑफ पंजाब से निकलता है। और तीसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये दोनों काम नहीं करने, आपने रजिस्टर्ड भी नहीं कराना, आपने वो बैंक की तरफ नहीं जाना, तो फिर आप कम अज़ कम अपने स्टाम्प को जो ओथ कमिश्नर होता है उसके पास उसका अंदराज ज़रूर करवाएं। ओथ कमिश्नर के पास उसका अंदराज ज़रूर करवाएं, ताकि किसी ना किसी रजिस्टर के ऊपर कहीं ना कहीं आपका सबूत जब आप ये सारे, अगर अल्लाह ना करे आपको लिटिगेशन में या कोर्ट में जाना पड़ गया,
तो उस ओथ कमिश्नर को बुलाकर वो फिर सारी चीज़ें पूछते हैं, वो अपना बताता है कि फ़लाँ बंदा आया, फ़लाँ बंदे ने ये किया वो किया, ताकि कहीं ना कहीं आपका। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कम अज़ कम भी आपने किसी छोटे से लेवल पे भी आना है तो आपने 1200 और 2500 वाला जो स्टाम है आपने उस पर बयाना लिखवाना है, ताकि वो अथेंटिक चीज़ है और उसको वो कहीं पे भी आपको चैलेंज के लिए वो कभी आपको लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ेगा। उस बंदे को भी पता होगा कि मैंने ये 1200 या 2500 स्टाम्प करके दिया। तो आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, और कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। कमेंट में आप करें, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर जवाब देता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है आपके सवालों के जवाब देने में। तो आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।